8. अच्छा अगर बात हो रही नाग नागिनों की, तो मुझे लगता है कि ये एक मेजर टॉपिक है जो शायद हमें उठाना बनता है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी इस टॉपिक उठाया जाए, क्योंकि इतनी बार लोगों ने जो है हमारे कान में चीज डाली हुई है और मतलब लाइव पे आके लोग आके बताते थे कि ऐसा ऐसा, और बनता भी है। और ये टॉपिक है इच्छाधारी नाग नागिनों का, कि मतलब ऐसा कोई नाग नागिन होती है जो अपनी इच्छा से वो इंसान शेप शिफ्टर किस्म की चीज होती है कि कभी उसका कभी खूबसूरत लड़की बन जाती है। अच्छा, आमतौर पर जितनी भी शेप शिफ्टर होते हैं वो आमतौर पर बड़ी खूबसूरत लड़की बनते हैं, लड़का वो बनना नहीं चाहता। ये भी अपने आप में फिल्मों में अभी तक मैंने जितना देखा है राहुल, उस हिसाब से केवल एक लड़की होती है जो इच्छाधारी नागिन बन जाती है और वो दिक्कत करने लगती है। अच्छा, मैंने देखा है ये जो पूरा फील्ड है पैरानॉर्मल का, ये बड़ा ही फीमेल डोमिनेटेड फील्ड है। मतलब इसमें कर्ण पिशाचनियां हैं, इसमें सब चुड़ैले हैं, डायने हैं। कर्ण पिशाच का जिक्र नहीं सुना होगा? कर्ण पिशाच का कोई जिक्र अगर होता भी है, ऐसा कुछ होता भी है? कर्ण पिशाच होता है। बताओ। कर्ण पिशाच भी होता है, बट इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। तो बड़ा ही फेमिनिज्म वाला ये पूरा सेक्टर है, ये पैरानॉर्मल वाला, और सब फीमेल डोमिनेटेड एंटिटीज हैं यहाँ पे। आज तक जितनी फिल्में दिखाई गई उसमें एक औरत ही होती है बॉलीवुड में, जो सफेद कपड़े में मोमबत्ती लिए टहल रही होती है। मर्द आमतौर पर मर्द खाली रामू काका तक सीमित है, जो कि खराब जगह लेके आते हैं, 2 मिनट के डराते हैं, उनका कहानी कैरेक्टर में खत्म हो जाता है जी। तो बात करें अगर इच्छाधारी नाग नागिनों की, तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज आती है हर्ष, वो होती है नागमणि की। अब आपने जब शिव जी के बारे में बताया था, हलाहल विष के बारे में आप बता रहे थे, तो आपने बताया था कि वो जहर जो है पहले एकत्र हो गया था एक मणि के अंदर। तो ये जो नागमणि का कॉन्सेप्ट है, तो नागमणि और इच्छाधारी नागों का आपस में क्या रिश्ता होता है? क्या वही नाग जो इस मणि की सुरक्षा कर रहे होते हैं वो इच्छाधारी होते हैं? राहुल, ऐसा कहा जाता है कि जो नाग मणि होती है, नाग मणि का बेसिकली मतलब होता है नागों का कह सकते हैं कि उनका क्या अस्तित्व है, उनका क्या पोजीशन है। उदाहरण के तौर पे क्राउन का क्या मतलब होता है राहुल? एक ताज का क्या मतलब होता है? ताज का मतलब ये होता है कि आप किसी राज्य के मालिक हैं। सेम वैसे ही जो नाग होता है, इच्छाधारी नाग की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसके सर पर एक मणि होती है, ऐसा कहते हैं, राइट? जी। बहुत बार आपने सुना भी होगा, पैरानॉर्मली स्पीकिंग भी, कि ऐसे नाग अगर आपको दिख गए तो वो आपको पोजेस कर लेंगे, वो आपके शरीर में या फिर आपका रूप धर लेंगे और आप मर जाओगे, फिर वो आपकी जिंदगी जिएंगे। इट्स सेम लाइक अ जिन वाला कॉन्सेप्ट, फुल जिन वाला कॉन्सेप्ट है। और ये जो 1986 की फिल्म थी नगीना, श्रीदेवी वाली, वहां से सिलसिला शुरू हुआ है नाग नागिनों वाला, और बहुत ज्यादा बॉलीवुड ने एकदम दिमाग में चढ़ा दिया है। लेकिन राहुल कहते हैं कि जानते हैं कि क्या होता है नागमणि वगैरह। लेकिन राहुल कहते हैं कि जो हमारी रियल लाइफ है वो रियल लाइफ से इंस्पायर होती है। तो अगर इतने पुराने समय में ये पिक्चर बनी है जिसमें इच्छाधारी नागिन आ रही है और वो बदला ले रही है, तो फॉर श्योर ये हमारे अच्छा स्क्रिप्चर्स में भी मौजूद है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। स्क्रिप्चर्स में ये चीज मौजूद है, कई सारे ऐसे पुराण हैं जिसमें मौजूद है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप नीलमत पुराण देख लें, उसमें मौजूद है इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र है। ये मुझे लगता है एक दिन हम एक डेडिकेटेड एपिसोड नीलमत पुराण पे करेंगे, क्योंकि सारी अतरंगी चीजें उसी मौजूद है। बहुत सारी चीजें अथर्ववेद में भी इनफैक्ट अलग अलग चीजें मौजूद हैं, उसके बारे में भी हम लोग फिर कभी करेंगे डिस्कशन। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र आता है। कई बार भविष्य मालिका के अंतर्गत इसका जिक्र सुनाई दिया है कि इच्छाधारी नाग नागिन आएंगे और फिर वो हम इंसानों का रूप लेकर इस धरती पर रहेंगे। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अच्छा, इन नॉर्मली जो ये सब जो सारी फिल्में थी, इनका जो बेसिक प्लॉट लाइन ये रहता था कि एक नाग होता है, एक नागिन होती है, और नाग को कोई आके सपेरा के मार डालता है, और नागिन जो है उस मरते मरते उस इंसान की शक्ल देख लेती है, फिर उसकी जो बाकी जिंदगी होती है वो बदला लेने की फिराक में जाती है। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आपके क्वेश्चन से पहले कि जो आप बोल रहे हो ना बदला लेने वाला, जो पिक्चर में जो कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि नागिन की आंखों में बदला लेने वाले की तस्वीर छप जाती है हमेशा, तो इस कॉन्सेप्ट को आप कितना मानते हैं? पहली बात तो जब पहले वाले उसमें एपिसोड में बात हो गई कि मुझे नहीं लगता कि नाग नागिनों की सच कोई विजन होती है। आई मीन हम लोग कई बार इस चीज को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि वो नाग हीट वेव्स पे ज्यादा लाइक डिपेंड करते हैं। वो आपकी जो शरीर की गर्मी और टेम्परेचर, उससे आपको ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं रादर देन कि आपकी कोई विजुअल इमेजरी से। बिल्कुल। तो पहली चीज तो ये मुझे लगता है कि निहायती फर्जी कॉन्सेप्ट है कि उसकी शक्ल प्रिंट हो गई है, जो भी है। देखिए राहुल, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, जब आप बात करते हैं सांपों की, तो सांप अलग होते हैं, नाग अलग होते हैं।
नागों के फन पर उनकी कुंडलियां बनी होती हैं। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है, जो सांप होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, वो रेंगने वाले सांप होते हैं, बहुत ही उनका एक शेप अलग होता है। लेकिन जो नाग होते हैं, जो फन वाले नाग होते हैं, उनका शेप डिजाइन से बना रहता है। एग्जैक्टली, उनका शेप बिल्कुल अलग होता है। उनके सोचने और समझने की ताकत भी बहुत अलग होती है। इस बात का कोई प्रमाण है कि ये डिफरेंट होते हैं अलग सांपों से? आप कभी भी नॉर्मल सांप को देखें और एक नाग को देखें, एक नाग की जो शारीरिक बनावट, प्रवृत्तियां हैं जो उसकी, वो बिल्कुल अलग है। वो आपका गुलाम नहीं बनेगा, मतलब आपके जबरदस्ती वो मानेगा नहीं। आपको ऐसे बीन बजाना पड़ेगा, आपको उसको ऐसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सांप को आप बीन बजा के ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो नाग है उसके सामने आपको बीन का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा सौम्य रखना पड़ता है, जहां तक मैंने देखा है। ऑल्सो नाग पूजे जाते हैं राहुल। हमारे कानपुर में एक खेरेश्वर मंदिर है, वहां पर वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है नागों के ऊपर। वहां पर खूब सारे नाग बने हुए हैं ऊपर, ठीक है। अब शिव जी का मंदिर है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो तस्वीरों वाला कॉन्सेप्ट है ये सही है कि नहीं। राहुल, ऐसा कहा गया है कि पुराने समय में जो तांत्रिक होते थे वो नागों की आंखों में देखकर ये पता लगा लेते थे कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर, भविष्य के बारे में। अब ये सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन और कंफ्यूजिंग भी है इनफैक्ट, कि नाग को पहली बात वो काबू कैसे कर रहे हैं, और दूसरी बात कि वो उनसे भविष्य देख कैसे रहे हैं। कहते हैं कि नागों के अंदर, एक नाग के अंदर कई सारी सिद्धियां मौजूद होती हैं पहले से ही जी। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं नाग या इच्छाधारी नाग, मैं आपको अंतर बता देता हूँ दोनों में। जैसे सांपों और नागों में अंतर बता दिया कि जेस्चर्स का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। उसी तरीके से जब एक नाग 1000 साल तक जी लेता है तो कहा जाता है कि स्वयं वासुकी नाग उसे एक मणि देते हैं ग्रहण करने के लिए। ओके। और जैसे ही वो नाग 1000 साल तक जी लेता है और उसको वो मणि मिलती है जी, वो अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को कर सकता है, चीजों को समझ सकता है। अब कहा जाता है कि वो मणि जो होती है वो बहुत ज्यादा रेयर होती है। इनफैक्ट कई सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज में भी मैंने देखा है लोगों को नागमणि मिली है, आपने सुना भी होगा। इनफैक्ट कई सारे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्री जो पुराने पुरातत्व खोज करता है उनको नागों की मणि मिली है, उनका ऐसा कहना है। मैंने तो कभी ऐसा कभी आप सर्च करिएगा तो आपको समझ में आएगा। किसी ने क्लेम किया हो कि उसको नागमणि मिली है। बिल्कुल, बहुत बार क्लेम किया। और नागमणि मिलने से जी, नागमणि का तो लोग कहते हैं कि उसमें काफी सुपरनैचुरल पावर्स भी होती हैं, फ्यूचर वगैरह देख सकते हैं नागमणि मिलने के बाद। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि कुछ एक परिवार थे जिनको नागमणि मिली, उनका कहना था कि नागमणि मिली है। हालांकि देखा किसी ने प्रारंभिक रूप से नहीं कि उनको नागमणि मिल ही गई, कि कैमरे पे शो कर दिया है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, जो बंदा क्लेम कर रहा था कि उसके पास नागमणि है, कैमरे पर आने पर वो नागमणि दिखेगी भी नहीं। मतलब कुछ ना कुछ अजीब हो जाएगा, या तो उस इंसान की मौत हो जाएगी या तो कैमरे खराब हो जाएंगे। तो नागमणि कभी भी कैमरे में कैप्चर नहीं हुई है, ऐसा कहते हैं। ऑल्सो आपको याद है राहुल, मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे एक गुरु थे जिनके पास 3 नाग थे और उसके अलावा 10-12 नाग उनके पीछे चलते थे, जो नाग वाले बाबा थे। राहुल, ऐसा लोगों का मानना था कि वो जो बाबा हैं उनके पास नागमणि है और नागमणि के जरिए ही वो कुछ काम कर पा रहे हैं या फिर लोगों को वो सही कर पा रहे हैं। जी, तो और इसके अलावा वो कभी भी अपने कमरे में किसी को एंट्री नहीं करने देते थे। क्यों? अब इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि उन लोगों ने देखा कि उसने उनके कमरे से बहुत कुछ तेज चमक रहा है। अब शायद लोगों का कहना था कि वो नागमणि है, कुछ लोगों का कहना था कि शायद वो अंदर से लाइट मारते होंगे ऐसा दिखाने के लिए। वो अपना अलग अलग मानना। मैंने कभी उनसे क्वेश्चन भी नहीं करा कि आपके पास नागमणि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। लेकिन आज क्या इस बात का कोई प्रामाणिक तथ्य मौजूद है कि नागमणि हासिल करने के बाद आपको कोई स्पेशल सुपर पावर हासिल होती है? बिल्कुल मौजूद है राहुल। ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान एक ऐसी अप्सरा भी थी यहाँ पर युद्ध करने के लिए, जिसके पास वो मणि थी, नागमणि थी, उसे नाग अप्सरा बोलते हैं। इसके प्रमाणिक रूप से चीजें मौजूद है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। इसके अलावा ब्रह्मांड पुराण, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र है, उसमें नागमणि का भी जिक्र है। भविष्य मालिका में भी नागमणि का जिक्र आता है कहीं कहीं पर कि जब कल्कि अवतार आएंगे यहाँ पर तो वो नागमणि को धारण करेंगे अपने पास, अपने गले में, और उसके बाद एज अ शस्त्र, और उसके बाद फिर वो जो भी उनका एक कली से युद्ध होगा वो होगा। नागमणि दुनिया में एक ही होगी क्या? नहीं, नागमणि कई सारी भी हो सकती है राहुल। मैंने आपको बोला ना, एक नाग जब 1000 साल तक जीवित रह लेता है अपनी इच्छा शक्ति के जरिए, तो उसे इच्छाधारी नाग बोलते हैं। 9 टाइम्स तक का अगर वो जिंदा रह जाता है जी, अगर 1000
कह सकते हैं कि 1000 सालों तक, 1000 की उम्र तक वो जिंदा रहता है अपनी इच्छा शक्ति से। कहा जाता है नागों की जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो क्या नागों के पास इच्छा मृत्यु का वैसा वरदान टाइप का होता है? नहीं, इच्छा मृत्यु नहीं होती है। कहते हैं कि इच्छा शक्ति एज इन जो हमारी विल पावर है जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो वो उसकी उम्र बढ़ जाती है। ऐसा भी एक रिसर्च में आया है सामने कि नागों की जो उम्र है वो 100 साल से 200 साल तक हो सकती है आराम से। अगर आप देखेंगे तो आई मीन एवरेज सांप की लाइफ कितनी होती है? मतलब एवरेज सांप की लाइफ तो मुझे नहीं पता है राहुल, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो नाग होते हैं, बेसिकली सांप भी नहीं, जो नाग होते हैं, कुंडली धारक जो होते हैं जी, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो 1000 साल तक जी लें। अब ये उनके ऊपर डिपेंड है। 1000 साल तक जी लें, ओके। और यदि वो जी लेते हैं जी, मतलब वैसे तो नहीं जी पाते मोस्टली, लेकिन यदि जी लेते हैं तो कहते हैं कि एक रात होती है जिसे हम शिवरात्रि बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस रात है। तो शिवरात्रि के दिन उन्हें वो नागमणि हासिल होती है और तब वो किसी भी इंसान, किसी भी प्रेत, किसी भी यक्ष, किसी भी किन्नर या गंधर्व का रूप ले सकते हैं। मतलब अपनी योनि को बदल सकते हैं। बिल्कुल। अभी तक आपने जो सुना है वो ये सुना है कि इच्छाधारी नाग सिर्फ इंसानों का रूप लेते हैं, ऐसा नहीं है। इच्छाधारी नाग किसी भी चीज का अपने इच्छित रूप से रूप ले सकते हैं। किसी भी एंटिटी के शेप में वो बदल सकते हैं और किसी भी जानवर के शेप में भी वो बदल सकते हैं। इच्छाधारी नाग वो होते हैं। इच्छाधारी मतलब अब जब उन्हें मणि मिल जाती है तब उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाता है और वो अपनी इच्छा के थ्रू जीते हैं और इच्छा के थ्रू मर जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डिटेल में बात करेंगे हमारे जो दूसरे पॉडकास्ट में जी। लेकिन एक सवाल मेरा ये कि अब क्या इतिहास में मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप महाभारत की बात लेते हैं, ठीक है जी, तो महाभारत में कैरेक्टर है इरावन, और इरावन जो है वो अर्जुन का बेटा था उलूपी के साथ। उलूपी जो थी वो एक नाग राजकुमारी थी, नाग कन्या, वो नाग कन्या थी जो राजकुमारी थी। मतलब एक नागों का एक कहते हैं कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट महाभारत में भी उल्लेखित है। वही मैंने आपसे बोला ना कि वहां से उल्लेखित है पूरा कॉन्सेप्ट। जी जी जी, आई थिंक वो जो ऋषि कश्यप और जो उनकी बीवी थी कद्रूपा, आई थिंक उनकी संतानों में से एक नाग संतान निकली, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा कैरेक्टर एज सच हमारे इतिहास में कहीं मेंशन है जो कि इच्छाधारी नाग हो और मतलब उसके अंदर स्पेसिफिक कुछ पावर्स हो? बिल्कुल मौजूद, मैंने आज तक कभी सुना नहीं है। बिल्कुल मौजूद है। इंद्र के दरबार में विष कन्याएं थी राहुल। विष कन्याएं तो इनफैक्ट अर्श मैंने सुना है कि चाणक्य के टाइम पे जब ये थे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, तो जमाने में कुछ लड़कियां होती थी जिनको सांप के जहर का हल्का हल्का डोज देके पाला जाता था जी। और इनका इस्तेमाल किया जाता था विदेशी राजाओं को हराने के लिए कि उनके उसमें भेज करके कह सकते हैं। पर ये जो विष कन्याओं के तौर पर मैं जो विष कन्याओं की बात कर रहा हूँ, नाग कन्याओं की बात कर रहा हूँ, नाग कुल है राहुल पूरा आज भी मौजूद है। कहाँ पर धरती में किसी को नहीं पता। नहीं, अब कुल से कहने का मतलब अब नागवंशी ठाकुर भी होते हैं। नहीं, मैं वैसा कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं प्रॉपर ऐसे नागों की बात कर रहा हूँ जो इंसानी रूप में मौजूद हैं, जो अपनी इच्छा से चीजों को बदल सकते हैं और इच्छाधारी नाग नागिन जिनकी आप बात कर रहे हैं। ऐसा मानते हैं? कभी आपने ऐसा कोई केस कहीं देखा है? मैंने कहीं केस नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये सुना बहुत है कि कहीं जैसे वो जंगल में तपस्या करने के लिए गए मेरे गुरु, तो वहां पर उन्हें एक इंसान एक नाग में बदलते हुए दिखा, एक नाग एक इंसान में बदलते हुए दिखा। तो ऐसे उन्होंने तमाम किस्से देख रखे हैं। ऑल्सो राहुल, अगर आप बात करें एक ऐसे जगह की जहां पर आज भी ऋषि मुनि आते हैं और वो अपना मोक्ष का ज्ञान देकर जाते हैं। आज भी तोश हिमाचल के पार एक ऐसी जगह है जहां पर ये सब चीजें होती हैं। उत्तराखंड में इवन एक जगह है पर्वती वैली के पास। तो कहा जाता है कि जब वो आते हैं, जब वो अपना सारा ज्ञान देते हैं, तो उनके साथ साथ नाग भी आते हैं, इच्छाधारी नाग। और वो ऋषि मुनि कभी नहीं बोलते, वो इच्छाधारी नाग ही बोलते हैं, जिनके बोलने से तुम एनलाइटन हो जाते हो। अगेन ये उनके बोलने से आप एनलाइटन हुए? ये सुनी सुनाई बात नहीं है राहुल। ये प्रैक्टिकल बात है। करीबन नहीं तो 70 से 80 लोगों ने उस जगह पर जाकर एनलाइटनमेंट का जो कह सकते हैं जिस्ट है वो महसूस किया है। मिलता नहीं है, वो महसूस किया। और साल में एक ही बार वो जगह खुलती है। काफी इंटरेस्टिंग जगह है। पर ऐसा कहते हैं कि उन ऋषि मुनियों के साथ एक नाग भी होता है जो सारी चीजें बताता है। अब अगेन मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे उतना अंदाजा है नहीं, मैंने सुना है केवल। तो यस, इच्छाधारी नाग नागिन का जो अस्तित्व है काफी टाइम से है। ऑल्सो जब आपने रेलेवेंस पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो सर्प तंत्र के अंतर्गत विष कन्याओं का आवाहन करते हैं। विष कन्याएं क्या होती हैं, अब मैं आपको तंत्र की दृष्टि से बताता हूँ। विष कन्या से आपका तात्पर्य वो है जो कि जो
स्वर्ग के, इंद्र के बेसिकली दरबार की जो यक्षिणियां होती हैं, बेसिकली वो यक्षिणियां होती हैं, एक ऐसी यक्षिणियां जो सर्प के कुल की होती हैं। सर्प कुल की यक्षिणी उनको बोलते हैं। और जब वो आती हैं, कहते हैं कि यक्षिणियां बहुत सुंदर होती हैं, तो नाग कन्या यानी कि विष कन्या जो होती हैं वो भी बहुत सुंदर होती हैं देखने में। और जो उनकी पूंछ होती है वो सांप के जैसी होती है। और वही कॉन्सेप्ट हम टीवी में देखते हैं। जितना भी टीवी में हम नाग कन्या और नागिन जो भी सीरियल्स आते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वो वही सीरियल होता है। दरअसल में वैसी एंटिटी एग्जिस्ट करती है। दरअसल में अगर आप देखेंगे एक लिंग पुराणम के अंतर्गत तो महाविष कन्याएं मौजूद हैं जो प्रॉपर नागों की रखवाली करती हैं। उनको चेताती हैं कि उनका जो समय है 1000 साल का वो पूर्ण होने को है और अब तुम्हें मणि मिलने वाली है। और जैसे ही मणि मिलती है किसी नाग को, वो जो विष कन्या होती है वो उनसे विवाह कर लेती हैं। ऐसा उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर, कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा तंत्रलोकम जो बुक है अभिनव गुप्त की, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारी जगह पर नाग कन्याओं का वर्णन है कि आज भी इंडिया में कई ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर नाग कन्याएं मौजूद हैं। सिर्फ दिखने में नाग कन्या नहीं, उनकी जीभ भी वैसी ही होगी और वो अपने शरीर को कभी भी बदल सकती हैं, अपने टेम्परेचर्स को बदल सकती हैं। इट जस्ट सेम लाइक वैम्पायर्स। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि वैम्पायर दिखते हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने देखा है, उसी प्रकार से कुछ तांत्रिक ने अपने इंटरव्यूज में या फिर कह सकते हैं कि बातचीत के दौरान ये बताया है कि उन्होंने नाग कन्याओं को देखा है। एक तांत्रिक से मैं मिला था राहुल, वो अंधा हो गया था। उसने पहली बार जैसा मुझे वर्णन किया था ना शिव जी का और फिर नाग कन्याओं का, मैं दंग रह गया था। मतलब उसने ये वर्णन किया था कि ये जो आकाश है ये शिव जी के जटाएं हैं और ये जो जितने पेड़ पौधे हैं ये शिव जी के बाल हैं। मतलब उसने बड़ी अजीब तरीके से डिफाइन किया था। तो मैंने पूछा कि विष क्या है, जो गले में जो विष होता है उनके, तो उन्होंने कहा वो जो विष का पार्ट होता है शिव जी के, वो सारी विष कन्याएं और सारे इच्छाधारी नाग अपने दिल में ग्रहण करते हैं। अब उसने बड़ा ही अजीब तरीके से मुझे बताया। फिर मैंने उसको पूछा कि आपके अंधे होने का मतलब क्या तात्पर्य है, आप कैसे हो गए, आपने किसी सिद्धि के दर्शन कर लिए या कुछ ऐसा कर लिया? तो इसने कहा कि मैंने महानाग और महानागिन के दर्शन कर लिए। अब महानाग क्या होता है राहुल, ये टर्म ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जिनको आप इच्छाधारी नाग बोलते हैं वो दरअसल में महानाग होते हैं जो पूजे जाते हैं। क्योंकि जब एक नाग को उनकी मणि मिल जाती है तो वो नाग पूजने के योग्य हो जाता है। मतलब एक देवता की श्रेणी में वो आ जाता है एक तरीके से। मतलब वो वासुकी नाग का गण बन जाता है एक तरीके से। वासुकी नाग का गण बन, यस, वासुकी नाग स्वयं में एक देवता है राहुल। आप ये मत समझे कि वो आप ये मत समझे कि सिर्फ एक नाग है, वो स्वयं में एक देवता है और उनके अंदर गण भी आते हैं। क्या ऐसे? अच्छा बताइए अर्श, अगर वो देवता है तो क्या इनकी कहीं पूजा की जाती है? इनका मंदिर होता है? वासुकी नाग का मंदिर है, बहुत जगह है। केरल में मंदिर है, साउथ में कई जगह मंदिर है वासुकी नाग के। वासुकी नाग का मंदिर उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है, बरेली जिले में। और वासुकी नाग के मंदिर कई जगह होते हैं। इवन पूजा भी की जाती है। कई लोग इसकी पूजा करते हैं कि उनका काल सर्प दोष दूर हो जाए। जी। लेकिन मतलब मैं तो ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में इंटू नहीं हूँ, तो मैं उस पर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर ये एग्जिस्ट तो करते हैं। मैं मैं कुछ दिनों पहले एक पढ़ रहा था अर्श, तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक आप कह लें कि एनालॉजी देखी है मैंने। जितने भी ट्रेडिशनल और पुराने कल्चर्स रहे, फिर चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे ग्रीक कल्चर हो, कोई कुछ और हो, तो उसमें सांपों को ना, जैसा हमारे में सांपों को मिस्टिकल एसेस दिखाया जाता है, इवल नेसेसरली इवल नहीं दिखाया जाता। कुछ कैरेक्टर्स ऑब्वियसली हैं, जैसे काफी मिस्टीरियस दिखाया जाता है, कुछ हद तक स्पिरिचुअल भी दिखाया जाता है। अब आप हमारे में वासुकी आपने बात करी, इनका मंदिर है। इसमें क्या कहते हैं, जो ग्रीक मैथोलॉजी, उसमें एक कैरेक्टर है मेडुसा। अगर आपको कैरेक्टर याद हो तो वो एक ऐसी महिला होती है जिनके बालों की जगह सांप है। इनफैक्ट जब पायरेट्स ऑफ कैरिबियन बनी है तो उसमें जो कैलिप्सो जो कैरेक्टर है वो बेसिकली मेडुसा को दिखाया गया है। फर्क क्या है कि मेडुसा अगर आप देखेंगे ग्रीक उसमें, तो वो एक तरीके की देवी है, बिल्कुल है। बट जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में दिखाया जाता है तो उनको दिखाया जाता है ऐसा एक वूडू प्रैक्टिस करने वाली जादूगरनी टाइप की विच सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इनफैक्ट अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, हम लोग शायद जब लूसीफर वाला एपिसोड कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि जो गार्डन ऑफ ईडन में जो आता है एडम और ईव के पास, तो एक सांप आता है, द सर्पेंटाइन ऑफ लूसीफर, और वो भड़काता है बेसिकली
ईव को। अब अलग अलग वही है कि अलग अलग माइथोलॉजी में सांपों का डिपिक्शन बहुत अलग अलग है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नए बेसिकली जो एब्राह्मनिक कल्चर्स हैं, इसमें सांपों का हमेशा एक एक इविल एंटिटी के टाइप से देखा जाता है। और जितने भी एंशिएंट कल्चर्स चाहे कहीं के भी हो, एज़टेक्स में भी अगर आप देखेंगे जी, तो सांपों को पूजनीय समझा जाता है। एक ट्रेडिशनल कह सकते हैं, एक वो है डिलेमा है, दोनों डिलेमा है, थोड़ा सा एक विरोधाभास है। तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि पुराने कल्चर जितने भी हैं, चाहे वो नेटिव अमेरिकन का हो, चाहे माओरीज का हो, चाहे हमारा हो, हम सबने सांपों की अहमियत को समझा है। और इसी चीज के खिलाफ शायद से एब्राह्मनिक कल्चर्स गए हैं कि इस चीज को ये दिखा करके कि ये अंधविश्वास और जादू टोना है, इस चीज को नीचा दिखाया गया है। जी बिल्कुल, कई जगह ऐसा नीचा भी दिखाया गया है। कुछ लोग मानते भी नहीं है सांपों को, लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर आप सांप की पूजा बहुत अच्छे से करते हैं राहुल, मैं ज्यादा एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा करें आप, लेकिन यदि आपके मन में आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास भी आते हैं जहां पर वो जो पर्सन होता है वो सांपों को मानता है, कहते हैं कि हमें सांपों से बड़ा एडिक्शन है, हमें ऐसा लगता है कि हम उनको पूजे, हम उनको माने। तो मैं उनको सीधा सलाह देता हूँ कि बिल्कुल मानो, साथ में शिव जी को भी मानो। ओके। कहा जाता है राहुल कि यदि आपके सपने में बार बार सांप आते हैं, दैट मीन्स कि आप डेस्टिन्ड होते हैं उनकी पूजा करने के लिए। अगर बार बार रिकर हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो आप डेस्टिन्ड होते हैं। अर्श, मैं यहाँ पे एक अपना खुद का ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें कोई सब्सटेंस लगता है कि नहीं लगता। जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सांप, अब क्योंकि वो आपको देख नहीं सकता, उसकी ऐसा विजन तो होती नहीं है, वो आपकी वेव्स को, आपकी बॉडी केमिस्ट्री को फील कर सकता है। हाँ, मतलब अगर आपकी बॉडी केमिस्ट्री में कुछ ऊपर नीचे होता है और आपकी थर्मल रेडिएशंस में जो गर्मी आपके शरीर से आ रही है उसमें कुछ फेरबदल होता है जी, तो वो सांप एकदम से भांप लेता है। वो फियर को भांप लेता है। वो फियर को भांप लेता है, वो एंजाइटी को भांप लेता है। तो अगर आप सांप के आसपास हैं और सांप को देखते के साथ ही आपके अंदर एंजाइटी होती है, तो उस केस में सांप आप पर अटैक करता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एकदम अंदर से चिल है, अंदर से एकदम नॉर्मल है, सांप आपको कुछ नहीं करेगा जी। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब शिवजी की फोटो दिखाई जाती है और सांप उनके गले में, तो कहीं ना कहीं ये आपको पिक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो इंसान बैठा है इसके अंदर की बॉडी केमिस्ट्री इतनी बैलेंस हो चुकी है कि सांप भी आकर, जैसे चंदन के पेड़ पे सांप आके लिपटता है, तो इतना अंदर से वो अशांत है कि सांप भी एकदम अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहा है। अगेन राहुल, मेरा वही कहना है इन सारी बातों को सुनकर कि सांपों की पूजा करना एक बहुत प्राचीन विधान है, एक प्राचीन तंत्र है कह सकते हैं, और इच्छाधारी नाग नागिन आज भी मौजूद है। मैं ये एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके ढूंढें, आपको दिखेंगे भी नहीं, पहली बात। आई थिंक आज मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम लोग पूजा करना बोलते हैं तो कई बार और जो वेस्टर्न माइंडसेट से आते हैं हम सब लोग, क्योंकि एक वेस्टर्न एजुकेटेड है, तो हम पूजा को एक स्पेसिफिक दृष्टि से देखते हैं, मतलब उनके सामने आके झुकना या जो भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूजा किसी चीज की कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट हो, तो आप उसके एक स्पेसिफिक क्वालिटी को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, राइट। आई मीन, अब इसको समझाना थोड़ा टफ है, लेकिन ये कोई स्लेवरी या कोई चमचागिरी वाली बात नहीं है कि आप गए, आपने प्रसाद चढ़ाया, आपने अपनी 2-4 डिमांड डाल दी। इट्स मोर लाइक कि आप किसी के सानिध्य में रहते हैं, किसी के साथ रहते हो, कहीं ना कहीं आप उसकी केमिस्ट्री को भी अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल राहुल। और यदि आप बात करेंगे सांपों की, नागों की या इच्छाधारी नागों की जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक ऐसी बीइंग्स हैं जो भगवान शिव के गले में स्वयं एग्जिस्ट करती हैं, जिनके अंदर तंत्र बसा हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सर्प तंत्र भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये जैसा मैं जब एक एनालॉजी अपनी दे रहा था शिवजी वाली कि उनके गले में एक सांप होता है, क्योंकि उनकी जो केमिस्ट्री है, जो उनकी बॉडी केमिस्ट्री है जी, वो इतनी बैलेंस्ड है। एटलीस्ट उस इमेज के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। अर्श, मुझे ऐसा लगता है ना, और कई बार जो हम लोगों के एंशिएंट जो इस तरीके के एनलाइटेंड कैरेक्टर्स होते हैं, जब वो दिखाया जाता है उनको, तो अक्सर ये दिखाया जाता है ना कि उनकी बॉडी के अराउंड में उनका एक किस्म का ऑरा होता है। बिल्कुल। हम लोग शायद अक्सर कई बार ऑरा की इन जनरल बात कर चुके हैं। हम लोग अक्सर एक साइंटिफिक भी ट्राई करते हैं कि उसका एक ऑब्जर्वेशन दे, हम उसका एक एक्सप्लेनेशन दे, बिल्कुल साइंटिफिक। कुछ दिनों पहले की बात है जब हम लोग
वकार राज जी के बारे में आप बता रहे थे और K2 मीटर की हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने एक EMF के बारे में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, जो कि वो K2 मीटर डिटेक्ट कर लेता है, जिससे वो कोई पैरानॉर्मल रिसर्च कर पाते हैं जी। तो हम जब ऑरा की बात कर रहे थे तो वो भी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, जो आपके बॉडी के अराउंड होता है। क्या आपको लगता है कि जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं, जैसा कि वकार राज जी बोलते हैं, उनका भी एक किस्म का ऑरा होता है? बिल्कुल राहुल, होता है। वकार राज जी हो गए या फिर राम अशोक जी हो गए। अब चूंकि मैं राम अशोक जी के साथ पर्सनली रहा हूँ जी, तो लेट मी टेल यू कि आत्माएं भी अपना ऑरा डिफाइन करती हैं कभी कभी, जिसे हम स्पिरिट ऑर्ब्स कहते हैं।